चलिए हो गया यहाँ से स्टार्ट। चलिए, तो मैंने यहाँ पे अभी बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एजुकेशन कैसे रहेगा। बस इसको बैठने की सुविधा होनी चाहिए, एक्सेसिबल वॉशरूम्स हो, स्टेयर्स की जगह पे लिफ्ट्स हो, एलिवेटर हो या फिर रैम्प्स हो, है ना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रैम्प्स भी बनी होती है स्टेयर्स के साथ। तो आपको बिल्डिंग के कह सकते हैं बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये आसानी से इनके लिए हर चीज एक्सेसिबल हो। ठीक है, लोगों को समझ आ गया सबको। इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। अगर आप जो मदर है वो अनेमिक है, उसमें खून की कमी है, तो कंसेप्शन ड्यूरेशन में ही बच्चे को सीपी हो सकता है, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन कम जाएगा तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। पोलियो की मेडिसिन नहीं दोगे तो पोलियो हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक हड्डियों की समस्या है, ये एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। कह सकते हैं कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। ड्वार्फिज्म दोनापन, ये हमारा ब्रेन में ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। एक तो ड्वार्फिज्म इनहेरिटेड भी हो सकता है, दूसरा माता पिता परिवार में सब नॉर्मल है, लेकिन बच्चे की हाइट कम क्यों रहेगी? क्योंकि हमारे एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर वो हार्मोन कम रिलीज होगा तो हाइट छोटी रह जाएगी, ज्यादा रिलीज होगा तो हाइट लंबी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं, जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने देखा होगा ना बॉर्नविटा और ये हॉर्लिक्स वगैरह वाले कहते हैं कि भी हाइट बढ़ेगी, वो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा तो वो रिलीज करना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया? तो लोकोमोटर क्लियर है। अब इसका अगला दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जो आपने इसका बोले एजुकेशन इज इंक्लूसिव फॉर ऑल ऑफ देम, राइट? हाँ हाँ, सिर्फ इसमें जो वो एक्स्ट्रा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत है, दैट्स इट। दैट्स इट। और साथ में फिजियोथेरेपी अगर आपको देना है, अगर मसल्स पेन है या कुछ अदर सिम्टम्स हैं जो उसको कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी एंड अदर थेरेपीज होती है। बट फिजियोथेरेपी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन सिस्टम, इट इज बाय द फैमिली। सेम कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव सिर्फ इंक्लूसिव रहेगा, उसके लिए हम स्पेशल एजुकेशन वी डोंट प्रोवाइड, हम उसके लिए नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर साथ में कुछ स्पेसिफिक आपको लिखना है आंसर में, हम इनको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड ओके। कर सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। ऑलराइट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। तो हमारा रीजन हो गया, हियरिंग हो गया, लोकोमोटर हो गया। अगला है इंग्लिश में लोकोमोटर की बात ना, लर्निंग डिसेबिलिटी दिया हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटी, पेज नंबर 38 एंड 41 विजिबल हो गया सबको। और हिंदी में श्रवण दोष उद्योग वाचक के द्वारा बनाया था आपका। अच्छा, हिंदी में आता दिया हुआ है, इसमें मानसिक मंदता दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जो इंडेक्स है हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिएगा, पेज नंबर 119 पे 119 पे दिया हुआ है, अधिगम असमर्थता। मिल गया सबको? अधिगम असमर्थता। और ये इंग्लिश की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 841, लर्निंग डिसेबिलिटी, पेज नंबर 41। इससे पहले हमने करी है न्यूरोलॉजिकल लोकोमोटर, अब सीधा जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ, देखो अब मैम हिंदी कितना पेज बोले? हिंदी में है पेज नंबर 119, 119। अगर आपके पास ये वाली बुक है, जो लक्ष्मी की बुक है, उसमें 119 पे ये वाली। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है? ओके मैम, थैंक यू। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता बेसिकली है क्या? ये एक न्यूरोलॉजिकल इश्यू या प्रॉब्लम है। अब न्यूरोलॉजिकल विच मीन्स ये हमारे न्यूरॉन्स को डिनोट करता है, हमारे मस्तिष्क को डिनोट करता है। हम हिंदी में लिख सकते हैं ये हमारे तंत्रिका, तंत्र संबंधी
समस्या है। ये हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमारा ब्रेन जैसे कि मैंने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बना हुआ है। तो ब्रेन में ना बहुत सारे कह सकते हैं कि सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं। अब सोचो ये बहुत सारे जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वो आपस में समहाउ क्रॉस वायर हो जाए। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल कोई बोर्ड आपके घर में हो, उसकी जो वायरिंग है अलग अलग तरीके से क्रॉस वायरिंग हो जाए तो क्या होगा, स्पार्कलिंग होगी, प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो इसी तरह से अगर ब्रेन में नर्व्स का, सेल्स का क्रॉस वायरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को स्पेसिफिक पार्ट में सीखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। हम इसको SLD भी कहते हैं। SLD मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, विशेष अधिगम अक्षमता। सारा कुछ ठीक है, किसी एक क्षेत्र में सीखने में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी SLD जो होती है, ये एवरेज बच्चे से लेकर गिफ्टेड बच्चे को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिलो एवरेज बच्चे को होगी, औसत बुद्धि से लेकर प्रतिभाशाली बच्चे को भी हो सकती है। एंड जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये एक वेरिएबल फेज है। वेरिएबल का मतलब ये हो गया, ये चर अवस्था है। चर अवस्था मतलब इसमें हम सुधार तो कर सकते हैं बट नॉट क्योरेबल। इसको हम क्योर नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हम इन बच्चों के ऊपर प्रोसेस करते हैं तो हम इनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक तो मैंने आपको इसको थोड़ा सा इन ब्रीफ समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। पहला है तो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बच्चों को ना मिरर इमेज नजर आती है। मिरर इमेज ऑफ नंबर्स, लेटर्स और इवन वर्ड्स भी। मतलब बच्चे को शब्दों की, संख्याओं के, अक्षरों की दर्पण छवि नजर आती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लिखा है, तो उसको वो इस तरह से देखेगा। 7 लिखा है, वो इसको ऐसे देखेगा। 9 वो T समझेगा। तो वो लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे जो लेटर की जो फॉर्मेशन है इतना सिमिलर है, मैं किसको किस तरह से रीड करूँ। तो उसका ब्रेन इसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप सबने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर ना, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिक भी दिखाया गया, डिस्ग्राफिया भी दिखाया गया, मल्टीपल प्रॉब्लम दिखाई गई है, ताकि माता पिता या पेरेंट्स जो है वो अवेयर हो पाए। तो बेसिकली अब इसकी वजह से बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, उसको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टी विद टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। जो लिखा हुआ है उसको वो रीड करके अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। यहां तक समझ आ गया। अभिषेक बच्चन का नाम सुना है, उसको माइल्ड डिसलेक्सिया है। उसके ऊपर उसने एक मूवी भी बनाई थी, वो 10वीं करके कोई मूवी थी। अगला लिखेंगे डिस्ग्राफिया। इस बोर्ड में डायरेक्टली आना, वरना मैं आपको इनकी हैंडराइटिंग दिखा दी कैसे बनी। हिंदी में इसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। एंड डिस्ग्राफिया इज राइटिंग डिसऑर्डर, हैंड राइटिंग डिसऑर्डर बेसिकली। बच्चा यहाँ पे ना बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होगी बच्चे की, बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होगी। रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है उसका ब्रेन जो है वो हाथों के मसल्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। दूसरा रीजन हो सकता है कि हाथों की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। ये भी हो सकता है कि बच्चे का जो मसल्स का प्रॉब्लम है, वो पेन को प्रॉपर नहीं पकड़ पा रहा और लिख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे बच्चे का जो हैंड राइटिंग होगा बहुत ही गंदा और भद्दा होगा। क्लियर, समझ आ गया। अब मान लीजिए किसी को डिस्ग्राफिया है और सीवियर है, तो इन बच्चों का एक सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, कह सकते हैं जिनमें इनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका सर्टिफिकेट बनता है, और ऐसे बच्चों को एग्जाम में स्क्राइब दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्राइब? कोई भी ऐसा पर्सन जो लिखने में इनको हेल्प करे। ये बोलते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी को सीवियर डिस्ग्राफिया है तो। यहां तक सुन लिया सबने, समझ आ गया सबको? करें आगे कंटिन्यू। इसीलिए हम डिस्ग्राफिया को ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। थर्ड है हमारा डिसकैलकुली। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, कैलकुलेशन डिसऑर्डर है।
बच्चा मैथ्स के कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कैलकुलेशन डिसऑर्डर, उसको मैथ्स नहीं समझ आएगी, मैथ्स प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो अब इन बच्चों को हम कैसे एजुकेशन देंगे? क्या इनको मैथ्स हटा देंगे इनके सिलेबस से? नहीं भैया, अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें एनसीएफ, मैथ्स तो मैंडेटरी है, मैथ साइंस अप टू 10th क्लास हर बच्चे को पढ़नी है। तो हम इनका मैथ्स तो नहीं हटा सकते, तो क्या करेंगे अगर किसी को डिसकैलकुलियर है? सोचो सोचो। लेट देम यूज कैलकुलेटर, इनको हम कैलकुलेटर यूज करने देते हैं, वो अलाउड होता है एग्जाम्स में भी। हो गया? लिख लिया सबने? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इन तीनों को याद रखना। अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी आएगा। बड़े आगे लिखना है आप सबने। यहाँ पे देखो आपको किस तरह से, जैसे मैं बुक में देख पा रही हूँ, उन्होंने इसको नाम नहीं मेंशन किया कि इतना डिफिकल्ट बना दिया है आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप इसकी जगह लिखेंगे डिसकैलकुलिया, रीडिंग में लिखेंगे डिसलेक्सिया। चलिए, यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे का? इतना हो गया, सबको समझ आ गया? ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नो साउंड, अच्छा ये पुराना है थिंक मैसेज। ओके ठीक है। अब जैसे आपके बुक में मैं दिखा रही, हिंदी में अलग कंटेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश में अलग। कंपेटिबिलिटी ऑफ रीडिंग राइटिंग में केस में मैंने आपको बताया मैथमेटिकल, देखो इंग्लिश बुक में पेज नंबर 44 पे आप देखिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको इस तरह से इन्होंने 3 पॉइंट्स पर डिस्क्राइब किया हुआ है, नाम मेंशन नहीं किया। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बता देती हूँ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, ठीक है, अगर कोई डिसलेक्सिक है तो कोशिश की जाए इनको रिकॉर्डेड लेसन दे दिए जाए, बल्कि इनको हम टेक्स्ट प्रोवाइड ना करें। जब पता है कि उसको रीडिंग नहीं समझ आ रहा, सुनकर वो समझ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग से समझा सकते हैं। अगर किसी को डिसग्राफिया है तो कोशिश की जाए इनको क्या दिया जाए, रिटन नोट्स दे दिए जाए इनको लिखने के लिए। बहुत ज्यादा सीवियर है तो नहीं सुधरेगा जी, माइल्ड है तो हम इनकी राइटिंग को में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर है डिसग्राफिया तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी, इनको हम स्क्राइब प्रोवाइड करेंगे और क्लासरूम में रिटन नोट्स, ठीक है, फोटोस्टेट दे दो, कुछ जो भी आपके पास कंटेंट है उसको फोटोस्टेट वगैरह प्रोवाइड कर दो, ताकि ये मोटिवेटेड रहेगा, वो लिखने में बिजी रहेगा, इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे सीखेगा कैसे। डिसकैलकुलिया, मैथ नहीं समझ आ रहा, कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा, तो इनको हम कैलकुलेटर यूज करना सिखाएंगे और एग्जाम में भी इनको हम कैलकुलेटर अलाउ करेंगे। इन सबका सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, इनका असेसमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इनको प्रोविजंस मिलते हैं। तो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया है इस वाले यूनिट में। इसका एक प्रॉब्लम भी आपने मेंशन किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई निकालना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मूला आप खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग हो गया।
लोकोमोटर हो गया, हाँ मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश की बुक में मेंटल रिटार्डेशन, और हिंदी की बुक में है हिंदी की बुक में पेज नंबर 68 पे लिखा हुआ मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बात। हिंदी की बुक में पेज नंबर 68 एंड इंग्लिश की बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है पेज नंबर 20। मैम ये उसका पार्ट है ना, इंटेलेक्चुअल हाँ लर्निंग एक्सेप्शनल चाइल्ड। राधना, सॉरी। डिसेबिलिटी गिफ्टेड क्रिएटिव, अगर मैं इनको स्पेशल को काउंट करूंगी अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी लॉ जो हमारा एक्ट आया था 2016 का, उसमें इंटेलेक्चुअल में जो कैटेगरी है उसमें हमारा क्या क्या आता है, उसमें हमारा डाउन सिंड्रोम आता है, एमआर, इसको हम एमआर के नाम से नहीं जानते, आईडीडी के नाम से जानते हैं, ये आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी आता है, ऑटिज्म भी आता है। गिफ्टेड क्रिएटिव नहीं आते, ठीक है, लेकिन हम गिफ्टेड क्रिएटिव इसलिए ओके। बोलते हैं क्योंकि वो भी एक्सेप्शनल है। तो लर्निंग ओके। डिसेबिलिटी भी इंटेलेक्चुअल में आएगा, एमआर भी इंटेलेक्चुअल में आएगा। मैं बता दूं सिर्फ तुमको, एमआर का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन। फर्स्ट ईयर में क्लासेस ली थी आप लोगों ने, मेरे से क्लास हाँ में। जी। यस। तो उसमें मैंने आप सबको एक फॉर्मूला बताया था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, याद है सबको? हम्म। हम्म। मान लीजिए अब हमें IQ निकालना है, मैं मेंटल रिटार्डेशन दोबारा से एक बार रिकॉल करा रही हूँ, होता क्या है। मान लो एक बच्चा है, उसका नाम है एक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स जो है, इसका जो IQ मतलब इसका जो एज है, इस बच्चे का एज है लगभग 14 ईयर्स। ये बच्चा 14 ईयर्स का है। जब मैंने इसको कुछ लॉजिकल टॉपिक दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, गेम दिया, आजकल मार्केट में बहुत सारे गेम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एज, मैंने एक गेम दिया, हम्म। गेम दिया अकॉर्डिंग टू 14 ईयर्स एज के बराबर, ये नहीं कर पाया। फिर मैं उसको रिड्यूस करते 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 ले आई 5 साल के बच्चे के बराबर, और इस बच्चे ने इस 5 साल के बच्चे का जो गेम था वो सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्या उसका एज कंसीडर किया, वैसे इसका तरीका अलग होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। मैंने इसका एज, मेंटल एज क्या कंसीडर किया, 5 ईयर्स। तो एक 5 साल का उसका मेंटल एज मैंने कंसीडर किया, उसकी एज है 14 साल। मैं इसका IQ निकालूंगी, निकालना कितना आएगा, फटाफट निकालो। समथिंग 35.7। 35.71। 35 समथिंग आ गया। अब इस बच्चे को मैं क्या कंसीडर करूंगी, इस बच्चे को मैं करूंगी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। हर वो मेंटल रिटार्डेड बच्चे का जो IQ जो होगा वो हमेशा बिलो 70 कंसीडर किया जाएगा। मतलब एक 14 साल का बच्चा जो होना चाहिए था 8 क्लास में, वो सिर्फ समझ पा रहा है UKG के बच्चे के बराबर, तो उसका मेंटल लेवल कितना कम है। तो अगर किसी बच्चे का मेंटल लेवल उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत कम है, 70 से IQ कम है, तो उसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ये बच्चे सबके साथ नहीं पढ़ सकते, हम इनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हम इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन के भी टाइप्स हैं, मैं जो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ लिख लेना, बुक और चेक मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आएगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फोर्थ वन इज प्रोफाउंड। बहुत म्यूट कर दो, फॉर्म में यहाँ पे अनम्यूटेड, बहुत कम, मध्यम, गंभीर और पूर्ण रूप से। रुचि जी आपका अनम्यूट हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ माइल्ड है, हमारा इनका IQ रहेगा 50 से 70 के बीच में, यहाँ पे 35 टू 49, यहाँ पे रहेगा 20 से 34 और 35 लिखो, लमसम लिखो, ठीक है ना, पजल हो जाओगे। और यहाँ पे रहेगा 0 से 20। ये इनका IQ है, ठीक है, ये सारा इनका क्या है, IQ दिया हुआ है।
जिन बच्चों का मेंटल रिटार्डेशन का जो मेजर अगर हम करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उसका जो आईक्यू है वो 50 से 70 के बीच में है, तो हाँ ये ना एडुकेबल एडुकेबल विच मीन्स हम इनको पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। आप कहें कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक कर दे, नहीं होगा। हम इनको पढ़ना लिखना लिटरेट बना सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन सिखा सकते हैं। क्लियर है? मॉडरेट जो होते हैं इनको हम वोकेशनल चीजें सिखा सकते हैं। वोकेशनल जैसे कि लिफाफे बनाना हुआ, एनवेलप बनाना हुआ, कैंडल मेकिंग हो गया, है ना, कुछ इस तरह की चीजें जो कह सकते हैं कि अपना कुछ काम कर सके। सीवियर वालों को डेली जो उनकी बेसिक स्किल्स है वो सिखाई जा सकती है, बस कुछ वोकेशनल भी नहीं सिखाया जा सकता। बेसिक स्किल्स, अपना खुद का काम कैसे करें, नहाना कैसे, कपड़े कैसे चेंज करने, खाना कैसे खाना है, अपने टिफिन को, अपने लंच बॉक्स को पैक कैसे करना है, बैग को कैसे पैक करना है, ये बेसिक चीजें सिखा सकते हो। और प्रोफाउंड वाले को नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट होती है, इनको कुछ भी नहीं सिखा सकते, और इनका एज भी कम होता है, 14-15 साल तक इनकी लाइफ होती है। लिख लीजिए। मैम जो माइल्ड होते हैं जिनका आईक्यू, so they are educable, but are they considered for inclusive education? दे कैन। एक्चुअली आजकल आपने एक नया टर्म सुना होगा, शेडो टीचर का। Yeah. हाँ, तो जो प्राइवेट स्कूल्स है ना उनमें आप देखा होगा हम्म। कि ये बच्चे वहां रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप इनके लिए एक अलग से अपने अपने टर्म्स पे एक शैडो टीचर हायर कर लीजिए, जिसका पेमेंट पेरेंट्स करते हैं। अब बच्चा उन बच्चों के साथ रहता तो है, लेकिन उसकी सीट पर ही साथ में एक शैडो टीचर उसके साथ रहती है, जो उसको Right. गाइड करती है, हेल्प करती है सीखने में। तो उसको एक एटमॉस्फेयर इंक्लूसिव मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ती है उस बच्चे के ऊपर। हम्म। अगर हम नहीं देंगे तो ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। Okay. ठीक है? हम्म। अदरवाइज तो स्पेशल इनके स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इनको चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन हाँ 70-65 वाले बच्चे चीजें सीख सकते हैं, दे कैन लर्न। हम्म। हाँ, बट हम ये कहें कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल बन जाए, गवर्नमेंट जॉब ले ले या फिर किसी प्राइवेट जॉब में सर्वाइव कर पाए, वो बहुत मुश्किल है। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया सबको? बड़े आगे। अब यहाँ पे हमने मेंटल रिटार्डेशन के टर्म्स को समझा। अब ना अकॉर्डिंग टू REWDN, जो कि 2016 में आया था, मतलब 2016 में, 2016 में आया था। REWD का मतलब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, ये एक्ट आया था हमारा 2016 में। अब REWD ने क्या किया, वैसे तो देखो इनका अमेरिका में एक एक्ट आया था, रूसा एक्ट, 2010 में आया था, जिसने एम या MR का नाम बदल के IDD कर दिया था। MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन, नाम बदल के कर दिया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। बौद्धिक अक्षमता। अब इसका नया नाम क्या है? बौद्धिक अक्षमता। और भारत ने इसी नाम को RPW ने 2016 में अपना लिया। बदला हुआ था उड़ीसा एक्ट में, क्योंकि अमेरिकन एक्ट था, और भारत ने कब अपनाया है? 2016 में अपनाया है। इसको लिख लीजिए। हो गया सबका? लिख लिया सबने? ओके, तो हमने ये भी कर लिया। मैम इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ दिस एक्ट? देखो, आपके रूम में एक और एक्ट था, इसको थोड़ा सा समझाते हैं, इससे पहले हमें PWD पे जाना होगा।
आप देखिए ना अपने इंडेक्स में, तो पेज नंबर आपको जो 97 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, 7 का वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, दिखा? ओके। तो एक्चुअली क्या हुआ हमारे इंडिया में, इंक्लूसिव एजुकेशन जो था, बेसिकली इसका जो रिकमेंडेशन था वो खान कमीशन ने दिया था, लेकिन सरकार को ये समझना था कि आखिर स्पेशल बच्चा है कौन, जिसके लिए पहली बार आर हटा दो, आज के बाद में जुड़ा गया, सिर्फ पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, जिसने 7 टाइप्स के डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तरह के बच्चों को हम स्पेशल में कंसिडर करेंगे, इन बच्चों का हम सर्टिफिकेट बनाएंगे और जॉब्स वगैरह में इनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं इनका गवर्नमेंट जॉब्स में पहले पीडब्ल्यूडी के एक्ट के अकॉर्डिंग 3% रिजर्वेशन था, अब 4% है, आरपीडब्ल्यूडी ने 4% कर दिया। तो पीडब्ल्यूडी में 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज आई, फिर ना 20 साल लगभग गुजरे, तो देखा गया कि और भी कई तरह के डिसेबिलिटीज हैं जिनकी वजह से एक बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। तो पीडब्ल्यूडी को ही क्या किया, मॉडिफाई किया, उसको हमने क्या कह सकते हैं कि रिवाइज किया, और हम नया एक्ट लेकर आए, उसका नाम रखा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि पीडब्ल्यूडी का मॉडिफाइड वर्जन है, 2016 में आया, जिसमें इन्होंने 7 डिसेबिलिटीज को हटाकर 21 डिसेबिलिटीज कर दी। पहला तो ये मोटिव था कि हम मेजर देखेंगे कि किस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है, डिसेबिलिटीज वगैरह जो है, जो बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ जीने में बैरियर क्रिएट कर रही है, इन्होंने उनको आइडेंटिफाई और किया, टोटल हो गई 21। और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में भी 4% रिजर्वेशन बढ़ा दिया था, बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% थी। तो स्पेशली ये एक्ट आया था जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज होती है वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दे दे, उसके लिए एक्ट आया था। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016। अब जब आप इससे आओगे ना, जैसे अभी तक मैंने आपको ये सारी चीजें तो बताई दी हैं, इंक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव सबको साथ में पढ़ाना, बेसिकली एमआर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, तो उसके बाद जब हम सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सलमान का, ये सब हमारे स्पेशल बच्चों के प्रोग्राम्स हुए थे। आपका यूएन कन्वेंशन था, आपका लीगल टर्म्स पीडब्ल्यूडी हो गया, आरटीएफ हो गया, ये सब हमारा इसमें इन्होंने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या चीजें की है। चलिए अभी बताओ, किसी को कोई डाउट? जितना आज कराया समझ आया सबको? मैम मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिर्फ क्वेश्चन अगर एक बार बोल देते। क्लास रिकॉर्ड हो गई है, पहला क्वेश्चन हमारा जो आपके बुक में दिया हुआ है, विशेष जी आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, वही वाला क्वेश्चन था। वैसे भी ये क्लास ओके। रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मतलब हो जाएगी, अभी चली रही है रिकॉर्डिंग, तो जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, क्लास होगी, वो आप देख लेना। और मैंने इसको यूनिट वाइज नहीं पढ़ा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो हमने मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है सर, मानक वगैरह में हमारा यूनिट 2 में आता है, क्योंकि नोट्स में आपको विजुअल करूंगी, स्क्रीनशॉट ले लूंगी, थोड़ा आसान हो जाएगा जी। चलिए तो राहुल से पूछ लीजिए। मैम मेरे को बस ये आरपीडब्ल्यू एक्ट का अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, अभी एक्चुअली अभी सेकंड यूनिट करोगे ना, उसमें और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा हम समझते हैं। देखो मान लो गवर्नमेंट ने एक ये टर्म लेकर आए कि भाई स्पेशल बच्चा, अब आराधना ये बताओ स्पेशल बच्चा कौन होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई तो करना होगा ना, क्या किसी की उंगली हम्म। है, उसको भी हम स्पेशल बच्चा माने? नहीं। तो यही इसी के लिए हम पीडब्ल्यूडी एक्ट पहले लाए थे, उसको रिवाइज करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, ये स्पेशल बच्चों के लिए ही है। हमें देखना होगा कि आखिर शरीर में कितनी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बैरियर क्रिएट कर रही है, जिसके लिए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखी 40%, अगर शरीर का जो भी ओके। 40% काम नहीं कर रही है तो हम उसको सर्टिफिकेट बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए उनको फिर जॉब्स वगैरह में, स्कॉलरशिप वगैरह में ऑलराइट। रिजल्ट, ये उसके लिए आया था, ओके। आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्पेशल बच्चा है कौन।
So basically, it's the identification of the disabled child, जिसका benchmark is 40%. Not only related to identification, it also provides some kinds of provisions. Like मैंने अभी कहा रिजर्वेशन हो Yeah. गया, है ना, स्कॉलरशिप, Mm-hmm. उसके लिए भी था ये. So identification and reservations, Yes, yes, yes. जो भी special provisions are provided to them, right? राइट ना, एजुकेशनल राइट की भी, वो भी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं. जब आप टीचिंग Hmm. जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसमें पीडब्ल्यूडी का अलग से एक सेक्शन होता है, उनका अलग से रिजर्वेशन होता है कि ये फॉर्म फिल करते हुए आपको भी डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी है, कौन सा वाला है, कितना परसेंट है, अपने जो आपका आईडी बना हुआ है उसका नंबर डालो. All ये right. अपने Thank अपने you. लेवल पे फाइट करेंगे उन बच्चों से. ये भी टीचर Okay. कर सकते हैं, ये भी बैंक्स में जॉब करते हैं. Okay. ठीक है, चलिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. बाय बाय एंड टेक केयर. Thank you. ओके बच्चे. थैंक यू.